अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 किरण नाज के साथ। नाज़रीन, कन्फ्यूजन हुकूमती वज़रा हों, अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा, सब ना एक दूसरे के दावों को इस वक्त गलत साबित करने में लगे हुए हैं। नून लीग कह रही है अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि 5 दिन बाद मुकम्मल होंगे। मौलाना साहब ने 24 घंटे पहले हुकूमत के लिए 48 घंटे खतरनाक कहे और आज बिलावल ने हुकूमत के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है या फिर मोहलत का ऐलान कर दिया है। साथ ही बिलावल ने नवाज शरीफ को भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग करके लंदन जाने का ताना भी दे दिया है। सुने जरा। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। असेंबली दोनों इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर पूरा हो चुके होंगे। अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं। 5 दिन बाद हमारा नंबर पूरा हो चुके होंगे। यहाँ तो उससे बहुत ज्यादा नंबर मौजूद हैं। हमारा नंबर पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। मियां साहब का तो बंदोबस्त कर लिया, लंदन में रख लिया और आराम से बैठे थे कि अब हमारा सिलेक्टेड को कोई नहीं चैलेंज करेगा। बिलावल के बयान से ऐसा तासुर मिलता है कि ये ट्रैक बदलने की तैयारी है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के कायद पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ ऑपोजिशन की हद तक महदूद नहीं है, हुकूमत भी भरपूर अपना हिस्सा डाल रही है गड़बड़ घोटाले में। हुकूमत ने खुलकर दावे किए कि परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में साथ देने का ऐलान किया, ऑपोजिशन की ऑफर्स को ठुकरा दिया है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमती दावों को ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जो चौधरी शजात से आप मुलाकात हुई है उसमें क्या अंदर की बातें आई हैं? तो सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों? अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद अब सवाल ये है कि हुकूमत क्यों गलत दावे कर रही थी? क्या कल तक ऑपोजिशन को चैलेंज करने वाली हुकूमत घबरा गई है? जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान साहब से फ़ारूक हबीब साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब, नून लीग दावा कर रही है तहरीक अदम एतमाद के लिए लोग पूरे हैं, बिलावल कह रहे हैं 5 दिन बाद पूरे होंगे। किसकी बात पर एतबार करें सर? मेरा ख्याल है कि दोनों पे ही एतमाद कर लें। उसकी वजह यह है कि जो हम बात कर रहे हैं यकीनन वो भी ठीक है, और अगर वो बात कर रहे हैं तो वो भी दुरुस्त हो सकती है। वो इस वजह से कि अगर उनके साथ कोई राब्ते में लोग हैं कराची से या खैबर पख्तूनख्वा से, तो हो सकता है कि वो मचोर अभी चीज़ें ना हुई हों, मगर हमारे साथ जो राब्ते में हैं उनके साथ हमारे जो मामलात हैं फ्यूचर के हवाले से वो मैं अर्ज करता हूं कि आप देखें कि आपको 9 से 10 वोटों की ज़रूरत है अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, मगर जहां तक पीटीआई के नंबर जो हमारे पास अरकान असम्बली के राब्ते हैं वो 20-25 से ज़्यादा हैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास। तो पीपल्स पार्टी इसके अलग है, JUI से भी कुछ लोगों के राब्ते हैं पीटीआई के अरकान असम्बली के। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप टेबल करेंगे तहरीक अदम एतमाद तो उसके बाद एक बड़ा नंबर जो है पीटीआई का वो आपको देखने को मिलेगा। सही। तो सर फिर वैसे ला कब रहे तारीख में जुम्मा ये नून लीग के लिए बड़ा भारी रहा है सर, तो क्या इस बार हुकूमत के लिए होगा, ये प्लान कर रहे हैं आप लोग? तो अगर आप कहेंगे भारी है जुम्मा हमारे लिए हमेशा, तो हम हफ्ता कर लेंगे। सर 48 घंटे का टाइम तो दिया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने था ना, तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो कल का दिन ही बन रहा है फिर।
24 घंटे अभी गुजर गए, 24 घंटे कल। अब देखें ना, हफ्तों के बाद दिनों पे बात आई, दिनों के बाद घंटों पे आ गई है। तो देखें, बात सीधी सी है। अगर किसी ताकतवर हलके की अशीरबाद से ये काम हो रहा होता किरण नाज, तो यकीनन आपको एक डेट दी जा सकती थी। मगर क्योंकि हमारी ख्वाहिश डे वन से यही है कि ताकतवर हलके जो हैं ना अदम एतमाद की कामयाबी के लिए और ना रोकने के लिए ये मुतहर्रिक हों, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी होनी चाहिए। वजह यह है कि गैर आइनी हुकूमत को भी हम आइनी तरीके से हटाना चाहते हैं। सर कल के लिए 90% चांसेस हैं? कल आप लोग टेबल करने जा रहे हैं, जमा करवाने जा रहे हैं सर? जी, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि फाइनल तो पीडीएम की लीडरशिप करेगी, मगर मैं जो महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, मुमकिन है कल भी या एक आध दिन आगे जा सकता है। उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि वो मौलाना साहब जो 45 घंटे का टाइम दे रहे हैं। ठीक, अच्छा सर ये बता दें मुझे, तहरीक पर 80 अरकान असेंबली के साइन हो गए हैं, तो आप भी शामिल हैं उनमें साइन करने वालों में? जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी साइन कर चुके हैं। ठीक, तो सर क्या दरखास्त पर साइन करने वालों में फिलहाल कोई इत्तेहादी या हुकूमत का कोई नाराज रुकन शामिल है? देखें, जो तहरीक अदम एतमाद होती है या रिक्वेजिशन दी जाती है इजलास बुलाने के लिए, तो किरण नाज उसमें आप अपने लोगों का ही जो साइन करवाते हैं या रिक्वेजिशन पेश करते हैं। जहां तक तल्लक है हुकूमती मेंबरान का, तो आपको जब हम टेबल कर रहे हैं तो इस पे यकीन होना चाहिए कि बगैर होमवर्क के तो हम ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा रहे। 4 सालों में अगर हमने नई तहरीक अदम एतमाद पेश की तो आज होमवर्क मुकम्मल करने के बाद ही पेश कर रहे हैं। नहीं था, अब होमवर्क मुकम्मल है। ठीक, अच्छा सर ये क्या अदम एतमाद की कामयाबी के बाद का फॉर्मूला ये तय हो गया है? वजीर आजम नून लीग से होगा और स्पीकर असेंबली पीपल्स पार्टी से? देखिए, अभी तक तो ये मामलात अभी डिस्कशन का हिस्सा हैं। पहला फेज मुकम्मल हो ले, उसके बाद दूसरे फेज की बात करेंगे। और जहां तक आपका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून से हो प्राइम मिनिस्टर, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है। अच्छा। अगर जो इत्तेहाद है अपोजिशन का ये इस चीज पे बजिद होगा तो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अदम एतमाद की कामयाबी ही मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को जिन हालात से, जिन मसाइल से दो चार हैं, उसका हल जो है वो अदम एतमाद की कामयाबी खाली नहीं है, बल्कि नए इंतखाबात हैं। एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत होगी हुकूमत को, तब जाके आप इन मसाइल से निकल सकेंगे। ठीक, बिलावल दावा कर रहे हैं सर, जिन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया उन्होंने नवाज शरीफ को लद्दन में बिठाया है। क्यों अचानक बिलावल ने ये ट्रैक बदला है और नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट का साथी का इनफेक्ट? किरण देखें, कोई हमारा ये इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं। सबके इल्म में है कि कल को हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो अगर कोई सियासी बयानबाजी करता भी है तो मैं नहीं समझता कि उसका हमें जवाब देना चाहिए। नहीं, इमरान खान ने नहीं, अवाम ने इकट्ठा किया हुआ है। वो अवाम जो जोलियां उठा के बददुआएं दे रही है कि इस हुकूमत से आप लोग कब जान छुड़ाएंगे हमारी। आप देखें, हम जब अपने हलकों में जाते हैं, गली बाजारों में जाते हैं, तो लोग सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि कब जान छुड़ा रहे हैं इनसे। तो ये चीज है जिसने तमाम अपोजिशन को इकट्ठा किया है। हाँ, सही सही। सर फारूक हबीब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो जरा इस बात पर बात कर दीजिए, फवाद चौधरी साहब फिर क्यों गलत बयानी कर रहे थे सर? जगह जगह पर आके उन्होंने यही कहा कि हमें यकीन दहानी करवा दी गई है, आखिरी दम तक काफ लीग उनके साथ है। पहले उनके रुकन बोलते रहे, फिर आज तो परवेज इलाही साहब ने खुद बता दिया। सर कोई इस तरह की बात नहीं हुई, तो फिर फवाद चौधरी साहब क्यों या फिर वज़रा क्यों ऐसी बात कर रहे थे सर?
नहीं देखें, मुझे बताएं, आपको कोई बीच में कोई अचंभा रह जाता है जब आपकी हुकूमत के साथ हमारे इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं, आज दिन तक हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो फिर कोई गुंजाइश रह जाती है आप किसी से क्या आप बार बार जाके पूछें कि आप हुकूमत के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? बुनियादी तौर के ऊपर तो बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात तो हुई और ये कहा गया ना कि मुलाकात में बात हुई, मुलाकात में उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम आखिरी दम तक साथ हैं। वो तो कह रहे हैं मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात ही नहीं हुई। नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा, आपने देखा था पिछले दिनों मोनसलाई की भी स्टेटमेंट मौजूद थी, उन्होंने भी ये कहा कि हम साथ निभाने वाले हैं, हमारा आपके साथ उसको भी कामिल अली आगा साहब ने कह दिया था कि ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। वो चलें, देखें बुनियादी तौर के ऊपर वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो तो जाहिर बात है, वो उनका फेल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज आई वो काफली की प्रेस रिलीज थी ना, वो किसी और की प्रेस रिलीज नहीं थी। वो पढ़ लें आप, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हुकूमत को 5 साल मिले या 5 साल पूरा वक्त होना चाहिए। अब उसका मतलब क्या है? अगर वो आज कोई बात करते हैं तो उसका जवाब तो जो है वो उन्होंने देना है। 5 साल होने चाहिए पूरे मैंडेट के और 5 साल के लिए हम इनके साथ हैं, ये दोनों अलग अलग बातें ना सर। अच्छा मुझे बता दें, मोनिसिलाई साहब से वजीर आजम की आज 1-on-1 मुलाकात हुई है, हमारे नजदीक नहीं है। चलें, वेरी गुड सर। अब मुझे बताएं मुलाकात की वजह। अब भी होती है मुलाकात, तो हमारी काबीना का हिस्सा है। मुलाकात पहले भी होती है, आज भी हुई है मुलाकात, आइंदा भी ये मुलाकातें होती रहेंगी। इससे तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई जो है वो किसी को कोई एतराज होना चाहिए। मोनिसिलाई से 1-on-1 मुलाकात हो गई है? जी मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर साहब की। सही, तो असद उमर को ये टास्क दिया गया है क्या कि बाकी की बात उनसे तय की जाए? असद उमर साहब हमारी पार्टी के देखें सेक्रेटरी जनरल भी हैं, प्लानिंग मिनिस्टर हैं, पहले भी वो एक हमेशा जो है वो एक कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करते रहे हैं। पहले भी वो इत्तेहादियों के साथ राब्ते में उनके मसाइल मामलात को देखने के हवाले से उनके साथ बातचीत करते हैं, राब्ता है उनके पास एक मेन पॉलिटिकल अच्छा, तो किन मामलात पर टास्क दिया गया है असद उमर साहब को? किन मामलात पर बात होगी? देखिए अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं फौरी तौर के ऊपर कि किन किन पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक बात के ऊपर जो है वो कोई टास्क दिया गया है। तो वो तो तफसीलात जो हैं जब सामने आएंगी तो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। सही। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, वैसे सर आप लोग बड़े बड़े रिलैक्स हैं ना, लेकिन ऑपोजिशन ने बिलाखिर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। 80 से ज़ायद अरकान के साइन हो गए हैं सर। हुकूमत तो बहुत पूरा एतमाद थी कि कुछ नहीं होगा, फिर ये किस बुनियाद पर ला रहे हैं? क्या इशारे इनके हक में आ गए हैं क्या? देखें बुनियादी तौर के ऊपर मैंने आपको पहले कहा, जिनके नंबर्स पूरे होते हैं वो तारीखें नहीं देते। वो फजल रहमान 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, बिलावल जो है वो 5 दिन का टाइम दे रहे हैं। पहले एक यकसू तो हो जाए, इन्होंने करना क्या है? इनके अंदर तो आखिरी मौके के ऊपर भी जो है वो फूट पड़ जाती है। आपको याद होगा कि माजी में तो इस्तीफे भी क़यादत के पास पहुंच गए थे, कहते थे इस्तीफे मुंह में मारेंगे जाके इनके। मरियम सफदर के जेठ का इस्तीफा आया था और इनके जो साबका डिप्टी स्पीकर हैं वो हाथ जोड़ के सर मान रहे हैं, जावेद लतीफ साहब मान रहे हैं कि पहले हमारा होमवर्क मुकम्मल नहीं था, हमारा होमवर्क मुकम्मल है। फायरिंग करते रहते हैं ये। चलें देखें, इनका हर दफा ये कहते हैं कि इनका होमवर्क मुकम्मल है, बाद में पता चलता है कि इनके पास होमवर्क हुआ ही नहीं है। सही सही। जावेद लतीफ साहब, वैसे जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में हैं सर, और जब भी जाते हैं तो इस तरह की चेमगोइयाँ शुरू हो जाती है ना कि कोई मुलाकात होने जा रही है। इस बार वैसे है कोई प्लानिंग, कोई अयादत वगैरह हो रही है? मियाँ साहब जहांगीर तरीन साहब से मिल रहे हैं क्या? देखें किरण, सियासी लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं, पहले भी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। अब भी मुलाकातें होंगी, इसमें तो कोई हम तो छुपाने वाले है ही नहीं। सर मुलाकात हुई है, बात हुई है तो कंफर्म करें ना सर। जी मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, अब भी मुलाकातें होंगी। अच्छा, अब मुलाकात हो रही है सर, लाइनअप है, कुछ पाइपलाइन में है सर, तय हो गई है सर? देखें किरण, जो इनके सताए हुए लोग हैं ना, वो हुकूमत में अभी इत्तेहादी हों, हुकूमत का हिस्सा हों। अभी तो आप देखें कि पंजाब से 2 वज़ीर हैं इनके जो वजारत उज़्मा के लिए ख़ुद को पेश कर रहे हैं। एक वज़ीर है इनका इस्लामाबाद से, वो भी पेश कर रहा है ख़ुद को।
खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से 2 हो गए, इस्लामाबाद से 1 हो गया, कराची से आपने पहले 9 MNAs का बताया था। अभी मैं ये पूछ रही हूँ कि ये बात तय हो गई है कि मियां साहब और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हो रही है इस बार? मैं किरण आपको कह रहा हूँ कि ये इम्कान है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। उनकी सेहत बेहतर हुई तो यकीनन मुलाकात होगी। अच्छा सर मियां साहब के हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने लंदन में कानूनी जंग लड़ने के लिए टीम तैयार कर ली है। मैं लूंगी आपका कमेंट करो। मुझे सिर्फ ये सवाल जरा करने थे इनसे। वीजा तौसी के लिए कल मैंने खबर दी थी सर नाज़रीन को, अपील के लिए भी होमवर्क हो गया है, साथ ही पासपोर्ट के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने को लंदन में दरखास्त भी दे दी है मियां साहब। किरण, मैंने जो आपको कहा था कि दिसंबर में नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो आज तक मुख्तलिफ वज़रा बातें करते हैं कि वो दिसंबर किधर गया। आपको मैं याद दिलाता जाऊं कि 15 दिसंबर से इमरान खान साहब ने ये बात करना शुरू की हुई है कि देखें जी, नवाज शरीफ साहब के लिए राह हमवार की जा रही है। भाई वक्त के आप वज़ीर आज़म हैं, राह कौन हमवार कर रहा है ये बताएं तो सही। फिर इनके वज़रा कहते हैं कि उनको इंसाफ देने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वो भी बता दें कि क्या इंसाफ जो है भारी इन्वेस्टमेंट से मिलता है, और अगर मिलता है तो किस जगह वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है या की जाती है। अगर ये 15 तारीख से बातें शुरू नहीं है आज तक, तो फिर मैंने गलत कहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में, मियां साहब का जिस्म वहाँ पर है, रूह यहाँ पर है, लेकिन वो हम उनको रोक रहे होते हैं कि भाई आपकी सेहत ऐसी नहीं है कि आप पाकिस्तान आए, वो तो आना चाह रहे होते हैं, लेकिन अब तो वो बाकायदा कानूनी जंग की तरफ जा रहे हैं। एनीवे, फारूक हबीब साहब सर सुन रहे हैं आप, इस इम्कान को जायल नहीं किया जा सकता कि अगर सेहत दुरुस्त हुई तो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हो सकती है मियां साहब की? देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जहांगीर तरीन लंदन गए थे तो उन्होंने बड़ा शोर डाला सबने मिलके। इन्होंने कहा जनाब वो NRO दे दिया, बाहर भगा दिया, अपनी ATM को ये कर दिया। जहांगीर तरीन से बुरा शख्स कोई नहीं इनको लगता था। अब जो है ये बाहर जाके जो है वो मुलाकातों के इम्कानात ढूंढ रहे हैं। वैसे बहुत बुरे हालात जो हैं वो इनके ऊपर आ गए हैं। 20-20 साल पुरानी आदतें भी इनको जो है वो करनी याद आ गई हैं, क्योंकि असूल नाम की कोई चीज़ तो है नहीं है। जब किसी के ऊपर तनकीद करते थे, आज मुलाकातों के जो है वो दरखास्तें डाल रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि इनको ये लिख के रख लें, इनको हर सूरत जो है वो नाकामी होनी है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब नाकामी होती रही, इनको सेनेट में नाकामी हुई, इनको तमाम बिल्स पे नाकामी हुई, इनको अब भी नाकामी होगी। उनके ग्रुप से हिमायत की यकीन दहानी मिल गई आप लोगों को? अभी भी नाकामी होगी। जहांगीर तरीन के ग्रुप का तो बता दो। पहले भी लोग हमारे साथ ही खड़े थे। देखें, पहले भी लोग हमारे साथ ही खड़े थे, पहले भी खड़े थे, आइंदा भी खड़े होंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी के टिकट्स पे लोग जीत के आए हुए हैं, जो आज़ाद भी शामिल हुए हैं, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए। तो लिहाजा किसी किस्म की कोई और दो राय होनी ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक, अच्छा, इसी तनाजुर में जरा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस ग्रुप के हवाले से एक बात की है, वो बात सुने फिर मैं आपका कमेंट लेती हूँ इस पर। ने क्या कहा कि मेरे जहाज का रुख किसी तरफ हो सकता है, तो इससे हो सकता है पार्टी के बयानिए को धचका लगे। देखिए, जो आपका कारकुन है ना, कारकुन ने उनको इज्जत भी बड़ी दी, ठीक है, और जब उन्होंने इमरान खान से जुदाई की तो कारकुन उतना उसका दिल भी टूटा, मायूस भी हुआ। तो आज कारकुन जो है वो गालिबन मेरी राय में शायद उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। फारूक साहब, सुना आपने कि शाह महमूद की तरह सोचते हैं पार्टी के तमाम अरकान सर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में पहले की तरह वापसी से खुश नहीं होंगे? नहीं, देखें, मैं आपको बुनियादी तौर के ऊपर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने बात की मेंबरान के हवाले से, ग्रुप्स के हवाले से, किसी की वापसी होनी है नहीं होनी है वो तो वक्त बताएगा, वो वक्त पे फैसला हम छोड़ देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बड़ा वाज़ेह अंदाज से कि पहले भी वो लोग जिनका आप जिक्र करते हैं, जो मुलाकातों में खानों में नज़र आते हैं, वो पहले भी हुकूमत का हिस्सा हैं और आइंदा भी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहेंगे। ये एक सियासी अमल है, उस सियासी अमल की ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसका हिस्सा होती हैं। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, लोगों के एहसासात भी होते हैं, उनके जज्बात भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं। इनको तहम्मुल के साथ मुतबराना अंदाज से देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, उसका हल भी निकाला जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो कह रहे हैं अगर वापसी होती है पार्टी में तो जो कारकुनान है उनका दिल टूट जाएगा। सर, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। नहीं, देखें,
देखें मैं आपको कह रहा हूं कि ना तो ऐसी कोई चीज़ अभी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने आई है, ना किसी फोरम के ऊपर कोई डिस्कस हुई है। अगर शाह साहब ने कोई बात की है तो वो उनका एक अपना व्यू है, जिस हवाले से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला जो है वो पार्टी के चेयरमैन ने करना है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करना है, और मैं समझता हूँ कि उनका फैसला जो है वो हतमी फैसला होगा। और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि फैसला यकीन उनके हक में ही आ सकता है। अच्छा मुझे बताइए, पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है, वो तो साबिक हाईकोर्ट जज की सरबराही में कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। सर देखें, बात यह है कि फिर मैं आपको कहूँगा कि पीका ऑर्डिनेंस कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं है जो कि आप कहें जी कोई जर्नल स्पेसिफिक है, कोई मीडिया स्पेसिफिक है। 2016 में PMLN हुकूमत ये नाफिज करके गई थी। 3.5 साल से हमारी हुकूमत है। कितने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमने पीका के तहत मुकदमात बना दिए, या कितने TV चैनलों के ख़िलाफ़ हमने पीका के तहत कार्रवाइयाँ करा दी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। फेक न्यूज़ या बाकी चीज़ें, मसाइल तो अपनी जगह मौजूद थे। ये एक ब्रॉडर इशू है, एक माशरती इशू है। 94,000 शिकायत FIA को सेक्शन 20 के तहत मौसूल हुई हैं, उनके ऊपर किसी एक में भी आज तक जो है वो सजा नहीं हुई। ऑब्वियसली जब पहले ही इम्प्लीमेंट नहीं हुए, 69,000 के करीब शिकायत पड़ी है, तो फिर हम भी यही सवाल उठाते हैं ना कि फिर तरमीम की जरूरत क्या थी फारूक साहब? अब ऑपोजिशन ने भी पेका के खिलाफ सर करारदाद मुस्तरद की है, तो क्या मुशावरती कमेटी में उनके नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे? सवाल साथ साथ ले लेना। सुन लें, सुन लें, जो ऑपोजिशन का मामला है ना, ऑपोजिशन का मामला है, ऑपोजिशन के सामने तो कोई चीज़ भी रखेंगे वो उनको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, ऑपोजिशन तो अपनी चीज़ों पे जो उनके ऊपर मसाके जमहूरियत में जो चीज़ें लिखी थी इन्होंने, ट्रेस एंड ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, ये तो उससे भी मुकर गए थे जब हमने करने की कोशिश की। इनकी बात तो आप छोड़ दें। बुनियादी तौर के ऊपर हम ये चाहते हैं कि ये नंगी तलवार के तौर पर इस्तेमाल ना हो। इसका एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए, इसका एक SOP बनना चाहिए, ताकि ये कानून डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो। सर आप किसी के खिलाफ जो मुशावरती कमेटी में शामिल करेंगे? आप बता दें, जावेद साहब साथ साथ मौजूद है, पर उनसे जवाब ले लेंगे। देखें, यकीनन देखें, अब मुशावरती अमल में इस मुल्क में फेक न्यूज़ एक इशू है, उस पर मैं नहीं समझता किसी को एतराज़ होना चाहिए। उसके ऊपर ना तो किसी सहाफ़ती तंजीम को भी कोई एतराज़ नहीं है। इसके ऊपर तो सब ने पहले हमारे साथ, हमने इनको एंगेज भी किया है, राब्ता भी है, हमारी उनके साथ एंगेजमेंट भी है। उसी एंगेजमेंट को हम मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको रेगुलेशन ही कोई नहीं है। ठीक, मियां साहब सर कमेंट कर दीजिए लास्ट सर, अगर हुकूमत इसमें आपको एंगेज करती है साथ में, तो फिर शामिल होंगे इस कमेटी में, मुशावरती कमेटी में? सर पहले मुझे 1 मिनट दें। जो फ़रूख हबीब मेरे छोटे भाई हैं, ये फरमा रहे थे कि वो जो PTI के लोग हैं पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ होंगे। फ़रूख हबीब साहब, पहले भी इकट्ठा रखा जाता था आपको, अब अगर रखा जाएगा तो वो साथ होंगे, अदरवाइज साथ नहीं होंगे। अब दूसरी बात, जो पीका ऑर्डिनेंस ये लेकर आए, जिन्होंने मशावरत करनी होती है किरण, वो ऑर्डिनेंस लेकर नहीं आते, वो मशावरत। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के दौर में वो कानून बना, मगर उसका मसवदा पीपल्स पार्टी के दौर में तैयार हुआ। मुस्लिम लीग नून ने उसको कानूनी शक्ल उस वक्त दी जब आप देखें कि वो कमेटी में गया, उसके बाद वो सेनेट में गया, सेनेट के बाद असेंबली आया, और उस वक्त की अपोजिशन ने जो तजावीज़ दी उनको मनोन जो है उसमें शामिल किया गया, और उसके बाद कंसेंसस से वो कानून बना। आज आप देख लें इनका रवैया, या आज आप देख लें ये क्या कर रहे हैं। और अगर ऑर्डिनेंस के जरिए वो कानून बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो बदनीति शामिल है उसमें। इनको अपने ऊपर जो तनकीद है वो बर्दाश्त नहीं है, और आने वाले दिनों में जो तनकीद इन पर होने वाली है उसका ये सामना नहीं कर पा रहे। ये है वो वजह। ठीक, मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे सर प्रोग्राम में। साहब मेरे साथ ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नून लीग और मौलाना साहब की जानिब से दावा किया जा रहा है नंबर पूरे हो गए हैं सर, 48 घंटों में अदम एतमाद लाने की इनफैक्ट बातें कर रहे हैं। बिलावल की बात सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं 5 दिन में नंबर्स पूरे हो जाएंगे। तो सर एक तो
एक तो सवाल ये कि क्या नून लीग ने नंबर्स पूरे किए बगैर ही अदम एतमाद का दावा कर दिया है, या फिर ये कि ये ऑपोजिशन पूरी की पूरी इस अदम एतमाद से पहले एक पेज पर आ जाएगी या नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपोजिशन टोटली अदम एतमाद पे एक पेज पे है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज वजीर आजम को यह कहा है कि आप 5 दिन के अंदर इस्तीफा दें वरना आप अदम एतमाद का सामना करें। तो 5 दिन में हमने इस्तीफे का है और अदम एतमाद के सामने भी कहा है। मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो खुद वेरीफाई करेंगे। देखें, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक जमा होगी तो उस दिन तो सेशन नहीं होगा, उसमें भी टाइम होगा, उस पर रिपोजिशन होगी और पीटीआई के यानी तहरीक अदम एतमाद फैसल साहब 1-2 दिन में आ रही है। देखें, ये अदम एतमाद की जो तहरीक है ये तकरीबन हमारे जो अपोजिशन पार्टी के लीडरान हैं उन्होंने फैसला कर लिया है किस वक्त आएगी, किसके खिलाफ आ रही है और किस वक्त जमा कराएंगे, ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। सर नून लीग तो यही दावा कर रही है कि 1 से 2 दिन में आ रही है। वो नून लीग कर रही है ना, हम कह रहे हैं पता चल जाएगा। अगर नून लीग या मौलाना साहब कर रहे हैं, मैं तो उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, इसलिए तो फिर हम पूछ रहे हैं कि आप लोग एक पेज पे हैं या नहीं है। आपको पता नहीं है कि कब तक आ जाएंगे, वो कह रहे हैं 1 से 2 दिन में आ जाएंगी। आप फिक्र न करें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम एक पेज पे ही हैं इस हुकूमत के खिलाफ, इस वज़ीर आज़म के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है और अब इंशाल्लाह आप और कौम मायूस नहीं होंगे। अच्छा सर, बिलावल कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को लंदन में रखा है। अगर मियां साहब को लंदन इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया है तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों अगला वजीर आजम उसी नून लीग से लाना चाहती है? इमरान खान की मुखालिफत भी तो आप यही करते हैं ना कि वो सिलेक्टेड हैं सर। देखें, जो रोल है इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क की सियासत में, वो किसी का छुपा नहीं है। माजी में जो उनका रोल रहा है वो आपके सामने है। अब ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि उनको रखा हुआ है और वो वापस उनकी वजह से नहीं आ रहे हैं। वो कुछ बीमार हैं, जब भी वो आना चाहेंगे उनकी पार्टी वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो वापस आए। उसमें उनके जाने में, उनके इलाज में शायद कोई रोल हो, क्योंकि उस वक्त उनके जो बताया जा रहा था, उनके बकौल शौकत खानम के लेबॉर्ट्री के, बकौल सूबाई वजीर सेहत पंजाब के, बकौल इमरान खान साहब के जो पर्सनल शौकत खानम के मौलद हैं, फैसल सुल्तान के जी वाकई वो बीमार हो गए हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना है, नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि कब मुल्क आते हैं कब नहीं आते। सर लंदन नवाज शरीफ को बिठाया लंदन में इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं सर? देखें, उनके, मैंने कह रहा हूँ कि उनके उस पर गए होंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने बिठाया या नहीं बिठाया, वो खुद बीमार है, जबकि उनका इलाज खत्म होगा वो वापस आएंगे। बिल्कुल इमरान खान सेलेक्टर थे। आप देखें कि जब भी इस मुल्क में पीटीआई बैसाखियों के बगैर, अंपायर के बगैर इलेक्शन लड़ी है, उन्होंने हमेशा नाकामी हासिल की है। आप यूसुफ गिलानी का इलेक्शन देखें, जब वो सेंटर बने इस्लामाबाद में, हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे सेनेट का, तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे आप बनाएंगे। सर, हमने बना के दिखाया। ये सारे इल्जाम तो नवाज शरीफ साहब पर भी लगाते थे, अब आज आप उन्हीं के साथ ही अदम एतमाद के लिए तो इत्तेहाद किया हुआ है ना आप लोगों ने। सर मुझे बताएं, मौलाना साहब और जरदारी साहब की आज मुलाकात तय है, उसका एजेंडा क्या है, क्या तय होना है इसमें? देखें, हम सियासी लोग हैं। मौलाना साहब और जो है मौलाना साहब और जरदारी साहब की मीटिंग इस वक्त मैं अगर आपसे लाइव बात कर रहा हूँ तो शुरू है, उनके जो है आपस में शुरू है। हम इस वक्त जो है लॉन्ग मार्च में, मैं इस वक्त चेयरमैन साहब के साथ हूँ, हम कंटेनर में है और हम लोधरा पहुंचने वाले हैं। और उनकी मीटिंग देखें, हम पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और हम हमेशा डायलॉग में बिलीव करते हैं। जरदारी साहब चौधरी साहब के पास भी चल के गए, बिलावल साहब भी गए थे, वो भी हमारे पास आए। हम तो डायलॉग से बिलीव करते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं इसको मुंशी नहीं रखूंगा, ये इस सूबे का सबसे बड़ा डाकू है, मैं मर जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा, अवाम में चला जाऊंगा और इसको नहीं रखूंगा। हम समझते हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज आप देखें, जिस मुन्नस इलाही साहब को वो शक्ल वो इमरान खान नहीं देखना चाहते थे, आज वो चौधरी साहब के घर अपनी सीट की भीख मांगने के उनके घर पहुंच गए हैं। आज मुन्नस इलाही के साथ उनको मीटिंगें कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम इसको सियासत सिखाएंगे, चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि हम इमरान को सियासत सिखाएंगे। ये सियासत में जो है रवादारियां होती हैं। इससे पहले भी चौधरी साहब काफी बीमार थे, लेकिन उस वक्त जो है ये सर बिलावल साहब भी कह रहे हैं उसी काफ लीग के लिए कि जब तक कोई बड़ी ऑफर नहीं करेंगे वो साथ नहीं देंगे। तो क्या ऑफर लेकर जा रहे हैं सर काफ लीग के पास, या क्या ऑफर कर रहे हैं आप लोग उनको? इस वक्त काफ लीग के पास सूबाई वजारतें भी हैं, स्पीकरशिप पंजाब की वफाकी वजीर भी हैं। इससे ज्यादा ऑफर होगी तो डेफिनेटली वो क्यों छोड़े अपने इत्तेहाद को। तो ये चीजें हमने तकरीबन तय कर ली हैं। वक्त आने पर इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि क्या ऑफर थी, क्या है, क्या कर रहे हैं। सही, काफ लीग को ऑफर कर दी गई है ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से?
देखिए बातचीत हुई है, हम जब डायलॉग्स करते हैं, हम गए हैं मुलाकात के लिए, शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो सियासी बातचीत हुई है ना, उनकी बीमार पुरसी हुई है, और वो सियासी ऑफर बातचीत वही है हुई जो पंजाब की सबसे बड़ी सीट है सर। ये मैं तो इस वक्त आपको डिस्क्लोज नहीं करता, कुछ तो बिजनेस सीक्रेट भी होता है, कुछ आपके जराये से खबर चलाते हैं, आप नहीं बताते किसने आपको खबर दी है, तो कुछ तो बिजनेस सीक्रेट भी होता है जो हम इस वक्त नहीं बता सकते। जब आएगा मैदान में तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कैंडिडेट वजीर आजम का कौन है, वजीर आला का कौन है, स्पीकर का कौन है, डिप्टी स्पीकर का कौन है, वो सब सामने आ जाएंगे। सही है। आप तमाम लोगों का कहना ये कि बस ये अब कुछ घंटों की बात है, कुछ घंटों पर आ गया है ये मामला। बहुत शुक्रिया आपका फैसला। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक जी। इंतहा पसंदी को रोकने के लिए नेक्टा ने मुल्क की पहली पॉलिसी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान को पेश की। अब इस पॉलिसी में क्या है जाहिद गिशकोरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहूँगी जाहिद गिशकोरी साहब, मुझे ये बता दीजिएगा तालीमी इदारों और मदारस को इसमें खुसूसी तौर पर फोकस क्यों किया गया है सर? मौलम और उस्ताद का क्या रोल तजवीज़ किया गया है, वो कैसे इंतहा पसंदी को रोकने में मदद देंगे? देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है और इस पॉलिसी को अगर आप पढ़ें तो आपको लगता है कि ये पॉलिसी एक टिकिंग टाइम बम की तरह जो इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में फैल रही है, और इस पॉलिसी में एक इम्प्लीमेंटेशन भी बताया गया है और हुकूमत को एक बराह रास्त रोड मैप दिया गया है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, और फोकस रखा गया है जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन हैं तालीमी इदारे और मदारस के, वहाँ पर ये कितनी बड़े पैमाने पर फैल रही है। और ये रूट काज है पाकिस्तान में 9/11 के बाद जिसको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज आती रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन 20 साल में ये पहला एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम प्रोसीजर बताए गए हैं, पॉलिसी भी दी गई है, और इन स्कूलों में जो करिकुलम है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसमें तरीक़ाकार बताया गया है जो मुअल्लिम और उस्ताद का रोल है, और ये भी बताया गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल हों, इसके लिए कानून बनाएं और वो चेक रखें उन इदारों में, मदारस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में। और जाहिद जो नौजवान पहले ही इंतहा पसंदी का शिकार हैं उनके हवाले से इसमें क्या कोई रोड मैप वाज़ेह किया गया है? बिल्कुल, ये एक प्लान दिया गया है वफाकी हुकूमत को कि जो नौजवान पहले ही इंतहा का शिकार हो चुके हैं उनको डी रेडिकलाइज करें, उसके लिए सेंटर खोलें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, उनको लोन्स दें। और एक अहम बात ये की गई है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक रिकंसिलिएशन कमीशन, मफाहमती कमीशन बनाए जिसमें जो डिसग्रंटल्ड हैं सोसाइटी में, जो रियासत से नाराज लोग हैं, उनको दोबारा कौमी धारे में लाया जाए और उनसे बातचीत की जाए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ओवरऑल जो पहली दफा सामने आया है। देखना होगा कि हुकूमत इस पॉलिसी में बिल्कुल एक पूरा इसमें सेगमेंट रखा गया है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनमें भी इंतहा पसंदी का एक उनसर पाया जाता है। नौजवान बिलखसूस जो कि तालीमी इदारों में हैं, ये देखा गया है उनके रोल को आगे ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जाए, उनको इंगेज किया जाए, ताकि एक फैमिली में जहां इंतहा पसंदी पाई जाती है विमेन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, जो बिलखसूस प्रोफेशनल्स हैं, चाहे मीडिया का रोल है या मेंबर पार्लियामेंट को रेगुलेट करने की जो बात की गई है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? जी इस पर भी एक फोकस है। मदारस और तालीमी इदारों के बाद जो मजहबी इबादत गाहें हैं पाकिस्तान में, उनको रेगुलेट करने की बात की गई है। उनके लिए कानून साजी ओवरऑल उनको रजिस्टर करें, और उनमें जो तालीम दी जा रही है या लिटरेचर वगैरह है या जो कल्चर है पाकिस्तान का या मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उनमें एक हमांगी पैदा करने के लिए सजेशन दी गई है इस पॉलिसी। सही बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गिशकोरी थे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बात करूंगी जिसको एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है। दोनों तरफ से जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है। लाखों यूक्रेनी शहरी बेघर हो चुके हैं, तबाहशुदा घर हैं, बेसरो सामान, खवातीन और बच्चे हैं। मनाजिर जो है ना वो हर साहिब दिल की तकलीफ दें। माओ की दुहाइयाँ हैं, बच्चों की फरियादें हैं, वीडियोस और तस्वीर मिनटों में वायरल हो रही हैं। दुनिया भर में एक एक लम्हे की बराह रास्त कवरेज हो रही है। सारा यूरोप रूसी हमलों की मजम्मत कर रहा है। दुनिया के हर कोने से रूस के बॉयकॉट की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी वक्त
मैं एक वीडियो देखती हूँ जो मकबूजा बैतुल मक़दस की है, जिसमें शबे महराज में मस्जिद अक्सा जाने वालों पर इसराइली दरिंदे हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पर बराह रास्त गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरसा रहे हैं। और ऐसे में एक 11-12 साल की मासूम सी बेटी, जिसे उसकी माँ के सामने मुंह पर ग्रेनेड लगता है, फूल जैसा जिस्म सख्त पत्थरों पर गिर जाता है। वो दर्द से कर्रा रही थी, उसकी माँ चीख चिल्ला रही थी, खुले आसमान तले सदाएं लगा रही थी। बच्ची का चेहरा खून आलूद था। आप सोच रहे होंगे कि मैं यूक्रेन के लोगों की तकलीफ बयान करते करते फ़लस्तीन पहुंच गई, सिर्फ एक बात करने के लिए, सिर्फ एक बात बताने के लिए कि इस जुल्म के बाद न तो किसी मुल्क ने इसराइल का बॉयकॉट किया, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मजम्मती करारदाद पेश हुई, ना ही अमेरिका बहादुर जागा, ना ही यूट्यूब, फीफा या किसी और इदारे को कोई होश आया कि उन्हें इसराइलियों का बॉयकॉट करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसा रूस का किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ यूक्रेन के इंसान थे और यहाँ फ़लस्तीन के मुसलमान? आलम इस्लाम को होश आना चाहिए। सारा यूरोप एक जिस्म की मानंद यूक्रेन के लिए खड़ा है, सबक सीखना चाहिए। मगरबी मीडिया तो इस कदर तासुब ज़दा दिखाई दे रहा है ना नाज़रीन। वो तो कह रहे हैं कि यूक्रेनियों को क्यों मार रहे हो, वो अफगानी थोड़ी हैं, इराकी थोड़ी हैं। मगरबी दानिशवर फरमा रहे हैं कि यूक्रेन जंग इसलिए भी बहुत चौंका देने वाली है कि वहाँ के लोग उन्हीं की तरह के दिखते हैं। ये लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। बुल्गारिया के वज़ीर आज़म के मुताबिक यूक्रेन के पनाह गुज़ीन तरक्की याफ्ता और ज़हीन है, मशरिक़ वस्ता के पनाह गुज़ीनों की तरह मशकूक नहीं है। यानी इन तहजीब याफ्ता मुल्कों के लोगों के मुताबिक यूरोपीय लोग इंसान। बाकी जिन ममालिक में मगरब हमला आवर है वहाँ तो शैतानी सलूक जायज़ हो गया भाई। मैं तो कहती हूँ इससे ज़्यादा बदतहजीब लोग हो नहीं सकते जो कौम परस्ती और नस्ल परस्ती के अलमबरदार हो। खून को भी नस्ल के तराजू में तोलने वालों को कौन बताए कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। बड़ा तकलीफ दे माहौल है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।